So in this video we are going to study about energy resources which are important for GS1 and GS3. So total installed capacity as of April 2024 450 gigawatt. It is the maximum output by combining all the energy resources. तो ये मैक्सिमम आउटपुट है जहाँ पे हम सारे एनर्जी रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. तो 450 गीगावाट है. कोल 49% शेयर इन ऑल द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. कोल बेस्ड पावर प्लांट आर कन्वेंशंस, थर्मल पावर, fossil fuel, non-renewable. Once the coal is burnt, the heat will turn water into steam. The steam under pressure is going to run the turbine. This is how electricity is produced. तो मतलब कोल जितना भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें कोल का शेयर 49% है. कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो है वो कॉन्वेंशनल है, थर्मल है, फॉसिल फ्यूल है और नॉन रिन्यूएबल है. एक बार जब कोल बर्न होता है तो हीट जो होता है वो वाटर को स्टीम में चेंज करता है और स्टीम जो है अंडर प्रेशर जो है वो टरबाइन को रन करवाता है. स्टीम जो है उसमें उसको प्रेशर देता है जिसके कारण टरबाइन जो है वो रन करता है, रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. कोल हैज़ ऑर्गेनिक ओरिजिन, फॉसिल फ्यूल. Coal is formed due to anaerobic decomposition of the plants. When the trees they are buried under the mud and sand, they undergo decomposition without oxygen and then it leads to the formation of coal. कोल कब फॉर्म होता है? जब अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है प्लांट का. जब ट्रीज जो है वो बरीड होता है मड और सैंड के अंदर तो उसमें डिकम्पोजिशन होता है बिना ऑक्सीजन के, जिसके कारण कोल का फॉर्मेशन होता है. तो ये कैसा होता है नेचर इसका? तो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है और नॉन रिन्यूएबल होता है. इसको वापस से हम रिन्यू नहीं करवा सकते. कोल फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर. तो कोल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है. गैस 7%. गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, oil and gas deposits are result of anaerobic decomposition of the marine plants and animals. गैस 7% जो है, गैस का जो मतलब टोटल जो शेयर है वो कितना है? 7% है. तो ऑयल और गैस जो होता है वो डिपॉजिट्स जो होता है वो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है मरीन प्लांट्स और एनिमल्स का. डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड गैस आर फाउंड इन ओशियन, कावेरी ऑफशोर एंड कृष्णा गोदावरी ऑफशोर. तो डिपॉजिट जो है ऑयल एंड गैस का कहाँ पे होता है? तो ओशियन में होता है, कावेरी ऑफशोर में और कृष्णा गोदावरी ऑफशोर में. एंड लैंड पे भी होता है, जैसे कि डिगबोई इन आसाम है, बाल्मेर इन राजस्थान है. तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस का क्या मिलता है? डिपॉजिट्स मिलता है. ओशियन में भी मिलता है और लैंड पे भी मिलता है. गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग गैस लिक्विफैक्शन. गवर्नमेंट गैस लिक्विफैक्शन को प्रमोट करिए. कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स लाइक डीजल एंड नाफ्ता. तो कोल जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है डीजल में और नाफ्ता में. गैस इज़ फाइनाइट इन नेचर, थर्मल सोर्स ऑफ पावर. तो गैस जो है वो कैसा है? फाइनाइट इन नेचर है, लिमिटेड इन नेचर और थर्मल सोर्स ऑफ पावर है. लार्ज हाइड्रो का जो शेयर है वो 11% है. तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो मोर देन 25 मेगावाट. अब नेक्स्ट आता है रिजर्वायर्स एंड डैम्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो रिजर्वायर्स और डैम्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि झेलम किशन गंगा प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल सोर्स. अब न्यूक्लियर का शेयर कितना है? तो 2% है. स्टीम रन टर्बाइन, फिसाइल मटेरियल, यूरेनियम 235. फिजन चेन रिएक्शन प्रोड्यूस हीट. तो फिजन चेन रिएक्शन जो है यहाँ पे क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है. फर्टाइल मटेरियल यूरेनियम 238, थोरियम, दिस आर नॉट गोइंग टू अंडरगो फिजन चेन रिएक्शन रेडली बट थ्रू ट्रांसम्यूटेशन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिसाइल मटेरियल. तो ये क्या होता है? फर्टाइल मटेरियल जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, ये जो है वो अंडर फिजन नहीं होता, फिजन चेन रिएक्शन नहीं होता है आसानी से. उनको ट्रांसम्यूटेशन करवाया जाता है ताकि उनको फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सके, यूरेनियम को और थोरियम को.
तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूरेनियम 238 का बम्बार्डमेंट हो रहा है न्यूट्रॉन से, इसी कारण उनको ट्रांसम्यूट किया जा रहा है और प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर थोरियम का भी सेम प्रोसेस है, उसको भी बम्बार्ड किया जा रहा है न्यूट्रॉन से, ट्रांसम्यूट किया जा रहा है, फिर यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण ये जो है एक फिसाइल मटेरियल बन जा रहा है। न्यूक्लियर इज़ अ नॉन थर्मल, नथिंग इज़ बर्न्ड। तो न्यूक्लियर कैसा है? नॉन थर्मल है। इट इज़ कन्वेंशनल, नॉन फॉसिल, नॉन रिन्यूएबल। तो ये कैसा है? कन्वेंशनल है, नॉन फॉसिल और नॉन रिन्यूएबल। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। फर्स्ट स्टेज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, सेकेंड स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इट यूजेज यूरेनियम और प्लूटोनियम एज अ फ्यूल, जनरेट्स मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। तो जो न्यूक्लियर पावर है उनके फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का यूज़ किया जाता है। सेकेंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज़ किया जाता है। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम को यूज़ किया जाता है फ्यूल के जैसे, और मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है जितना ये मतलब कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा अमाउंट में ये जनरेट करता है। बाय 2030 government says 50% of our installed capacity will be from non-fossil based sources। तो गवर्नमेंट ये कहते हैं कि 50% जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। लार्ज हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर, ये सब क्या है? नॉन फॉसिल है। नेक्स्ट है न्यू नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल, फिनाइट 32%। सोलर है, विंड है, स्मॉल हाइड्रो अप टू 25 मेगावाट, विंड एंड टाइडल एनर्जी है स्मॉल हाइड्रो। ये सब न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो अप टू 25 मेगावाट, वेव एंड टाइडल एनर्जी स्मॉल हाइड्रो। वेव एंड टाइडल एनर्जी कैसा है? तो वो स्मॉल हाइड्रो। और सोलर, विंड और स्मॉल हाइड्रो जो है वो 25 मेगावाट है। इट्स नॉट मेगावाट, इट्स mg। नेक्स्ट है बायो पावर। बायो पावर, पावर जनरेटेड फ्रॉम बायोमास और फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू, एनिमल वेस्ट। तो बायो पावर कैसा होता है? ऐसा पावर जो बायोमास से जनरेट होता है, या फिर एग्रीकल्चर रेसिड्यू से जनरेट होता है, या फिर एनिमल वेस्ट से जनरेट होता है। मैक्सिमम ऑफ बायो पावर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय शुगर मिल्स इन द कंट्री। तो मैक्सिमम जो है बायो पावर वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? तो जो शुगर मिल्स है कंट्री का, उससे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है वंस द शुगर केन इज क्रश्ड द लेफ्ट ओवर पोर्शन इज bagasse, that is bark and fiber, this is dried under the sun after drying। जब शुगर केन जो क्रश हो जाता है तो जो भी लेफ्ट ओवर जो पोर्शन होता है उसको बैगास बोलते हैं। जो भी बार्क एंड फाइबर होता है उसको ड्राई किया जाता है सन में। एक बार वो ड्राई हो जाता है तो उसको सेंड किया जाता है बॉयलर पे, जहाँ पे उसको बर्न किया जाता है और हीट जो होता है वो जनरेट किया जाता है। और जब हीट जनरेट होता है तो हीट जो भी जनरेट होता है वो वाटर को क्या करता है? टर्न करता है स्टीम में, और स्टीम जो है वो अंडर प्रेशर वो टरबाइन को रन करवाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शुगर केन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। कुछ पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का वो शुगर केन जूस को बॉईल करने के लिए यूज़ होता है, और जो कुछ रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को वापस से सेल कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है दिस इज को जनरेशन वेयर दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ शुगर। तो वहाँ पे वो को जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं शुगर के प्रोडक्शन के साथ साथ। तो यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी इंक्लूड। अब नेक्स्ट आता है कोल। Of the total installed capacity, 50% approx is with coal-based thermal power plants. 70% of total electricity produced in the country, it is from coal-based thermal power plant. Coal at present is the most important source of power generation in India.
Coal is used as a major raw material in industries. Still power plants are located near coal mines. तो जितना भी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 50% अप्रॉक्स जो है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के साथ है. 70% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है कंट्री में वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होता है. कोल जो प्रेजेंट में है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है पावर जनरेशन का इंडिया में. कोल जो एक मेजर रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ का. स्टील पावर प्लांट जो है वो कोल माइंस के पास में लोकेट किया जाता है. Steel production requires huge amount of coal. Cement plants require good quantities of coal for production of cement. स्टील प्रोडक्शन में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल का रिक्वायरमेंट होता है. सीमेंट प्लांट को भी गुड क्वांटिटीज़ ऑफ कोल का रिक्वायरमेंट होता है सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए. फॉर 1 ton प्रोडक्शन ऑफ पेपर द मिल रिक्वायर्स 3 tons ऑफ कोल. अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1 ton प्रोडक्शन होता है अगर पेपर का तो मिल को 3 tons ऑफ कोल की रिक्वायरमेंट होती है. इंडिया हैज़ 5th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल एंड 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल. इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट जो है वो कोल का रिजर्व है और 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का. इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन ग्रोथ ऑफ ट्रीज आर फास्टर. तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है, ट्रीज़ का ग्रोथ फास्टर होता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे ट्रीज़ बनाया हुआ है और कुछ पार्ट जो है उसका वो नीचे में फॉल कर जा रहा है. जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ये जो पार्ट है ये ट्रीज़ का ये सब क्या हो रहा है, नीचे गिर जा रहा है. तो ये जब नीचे गिर रहा है तो ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा है, फिर ट्रीज़ यहाँ पे हो रहा है. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, पहले सेडिमेंट है फिर ट्रीज़ है फिर सेडिमेंट है फिर ट्रीज़ है. तो माउंटेन जो रहा है वो इरोड हो जा रहा है और जो इरोडेड मटेरियल है वो वैली में चला जा रहा है. एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2023 वी हैव 378 बिलियन टन्स ऑफ एस्टिमेटेड रिजर्व्स. तो जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया का जो है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 378 बिलियंस ऑफ एस्टिमेटेड रिजर्व्स है. मैक्सिमम रिजर्व्स है वो ओडिशा में है, फिर झारखंड में. वी कैन से सी डैट डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन झारखंड. झारखंड में भी कोल का डिपॉजिट है गुड अमाउंट में. तो धनबाद, झरिया, कुकिंग कोल इज़ फाउंड इन झरिया. गिरडी, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू एसोसिएटेड विथ रिवर दामोदर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो रिवर दामोदर और इसके ट्रिब्यूटरीज से क्या ये एसोसिएटेड है, जहाँ पे मतलब कोल का डिपॉजिट्स पाया जाता है. नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल, बर्धमान, रानीगंज, बंकुरा, पुरुलिया, दार्जिलिंग, यहाँ सब पे भी क्या है, कोल का डिपॉजिट्स है. नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का. जैसे कि कोरिया है, सुरगुजा है, कोरबा है. तो कोरबा में कोसमुंदा और घेवरा ऐसा जगह है जहाँ पर 10% ऑफ टोटल कोल जो है वो कंट्री का प्रोड्यूस होता है, कोसमुंदा में और घेवरा में. बिलासपुर, झिलमिली, चिरमिरी, हसदेव, आनंद, तो ये सब जो ऐसा एरिया है जहाँ पे कोल को प्रोड्यूस किया जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू है, जो मतलब नर्मदा रिवर और जो सोन रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन होती है. और इधर है महानदी जो ओडिशा की है नदी है. एमपी की बात करते हैं. मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, शहडोल, सुहागपुर, सिद्धि, उमारिया, साउथ एमपी, छिंदवाड़ा, कान्हा एंड पेंच. तो ये सारे एरिया में भी क्या है, कोल का रिजर्व्स है. नेक्स्ट है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में नागपुर, कैम्टिया कोलफील्ड्स, यवतमाल, चंद्रापुर. नेक्स्ट है उड़ीसा. तो उड़ीसा जो है वो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और मैक्सिमम रिजर्व्स है. टालचेर कोल फील्ड्स जैसे कि अनुगुल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ढेंकानाल और झारसुगुड़ा. Coal is the most important source of electricity generation in India, and more than 70% of the total electricity that is produced in the country is from coal-based thermal power plant. तो कोल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में, और 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है
कंट्री में वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही प्रोड्यूस होता है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, सीमेंट, पेपर एट्सेट्रा। तो एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि स्टील के लिए, सीमेंट के लिए, पेपर के लिए, यहाँ पे कोल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। कोल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू एन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर अंडर हीट एंड प्रेशर। तो कोल कब फॉर्म होता है? जब एन एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेटिव मैटर का हीट एंड प्रेशर के अंडर। इट इज़ एसोसिएटेड विथ रीजन्स ऑफ रिफ्टिंग एंड सबसिडेंस and is often considered as a product of sedimentation. As a result, it occurs in the seams. तो कोल कब फॉर्म होता है? जब एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेटिव मैटर का हीट एंड प्रेशर के अंदर। तो ऐसे रीजन से एसोसिएटेड है जहाँ पे रिफ्टिंग होता है और सब्सिडेंस होता है, और ये कंसिडर किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन। एज अ रिजल्ट इट अकर्स इन सीम्स। India has fifth largest coal reserves of the world, and according to Geological Survey of India 2023, we have 378 billion tons of estimated reserves. तो इंडिया जब फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है वर्ल्ड का, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2023 के अकॉर्डिंग हमारे पास 378 बिलियन टन्स ऑफ एस्टिमेटेड रिजर्व्स है 1200 मीटर सरफेस के 1200 मीटर्स तक अंदर तक। तो हमारे पास 378 बिलियन टन्स ऑफ एस्टिमेटेड रिजर्व्स है। देयर आर सम डीप सीटेड रिजर्व्स एज वेल विच मे बी लोकेटेड इन नर्मदा वैली एंड द इंडियन हिमालयन रीजन। तो कुछ डीप सीटेड रिजर्व्स भी हैं जो नर्मदा वैली या फिर इंडियन हिमालयन रीजन में है। मोर देन 97% ऑफ इंडियाज कोल वाज फॉर्म्ड अराउंड 250 एंड 200 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो 98% से ज़्यादा इंडिया का जो कोल है वो कब फॉर्म हुआ था? तो 250 या 200 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट फॉर्म हुआ था। ये इट इज़ एसोसिएटेड विथ गोंडवाना रॉक एंड देयरफॉर नोन एज गोंडवाना कोल। तो ये गोंडवाना रॉक से एसोसिएटेड है, इसीलिए इसको गोंडवाना कोल भी कहते हैं। इट है लो सल्फर कंटेंट बट कैरीज अ लिमिटेड इकोनॉमिक वैल्यू ड्यू टू हाई एस कंटेंट। इस यहाँ पे क्या होता है कि लो सल्फर कंटेंट होता है, लेकिन एक लिमिटेड इकोनॉमी वैल्यू को क्या करता है? कैरी करता है, क्योंकि एस कंटेंट जो है वो 40% रहता है। कुछ कोल डिपॉजिट्स जो हैं वे फॉर्म्ड मच लेटर एंड आर नोन एज टर्शरी डिपॉजिट्स ऑफ कोल। तो कुछ कोल डिपॉजिट्स हैं वो बाद में फॉर्म्ड होते हैं, जिसको टर्शरी डिपॉजिट्स ऑफ कोल कहते हैं। दिस डिपॉजिट्स हैव लो एश एंड हाई सल्फर कंटेंट। तो इन डिपॉजिट्स के पास लो एस होता है और हाई सल्फर कंटेंट होता है। These deposits are largely concentrated in northeastern state. Example, Makom coalfields in Assam, Nomehil Namru coalfield in Andhra Pradesh, Tiru Valley coal Nagaland, Chirapunji, Mawlong and Jaintia Hills in Meghalaya। तो यहाँ पे भी क्या मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हमारे लार्ज कंसंट्रेशन है डिपॉजिट्स की। Although India is the second largest producer of coal, but we are dependent on imports for meeting our domestic requirement. तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही कोल का, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए। इंडिया इंपोर्ट्स कोल फ्रॉम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया, मोजाम्बिक एट्सेट्रा। तो इन सारे कंट्रीज से इंडिया जो है वो कोल को इम्पोर्ट करता है। वन ऑफ द रीजन्स फॉर हाई इम्पोर्ट इज़ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल इन द कंट्री। तो कुछ रीज़न है हाई इम्पोर्ट का कि यहाँ पे मतलब लिमिटेड अवेलेबिलिटी है कुकिंग कोल का कंट्री में। कुकिंग कोल जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है। एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2017 वी हैव ओनली 35 बिलियन टन्स ऑफ एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ कुकिंग कोल। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2017 के अकॉर्डिंग हमारे पास 35 बिलियन टन्स ऑफ एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ कुकिंग कोल है।